तो आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। मेनली इसमें हम देखेंगे कि जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, अगर उसमें कोई चेंज करें तो इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर कम या ज़्यादा करें तो इक्विलिब्रियम पर किस तरह से अफेक्ट करेगा। कैटलिस्ट को यूज़ कर लेते हैं तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या कोई इनर्ट गैस यूज़ कर लेते हैं रिएक्शन मिक्सचर में, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए उसके बाद तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको गिनाए, इन सब को एक प्रिंसिपल है विच इज कॉल्ड ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। आप सभी को यह बात मालूम है, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाता है, और जो कंसंट्रेशंस हैं या जो दूसरी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं, जैसे वेपर प्रेशर, डेंसिटी, कलर, जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है वो सब क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। और जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, वो भी कांस्टेंट हो जाती है। तो ली चैटलियर ने ये कहा कि अगर किसी सिस्टम में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, यानी कि उसमें जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस हैं वो कांस्टेंट हैं, बाकी जो अगर अदर मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं वो कांस्टेंट हो गई हैं, तो आप अगर उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन में ज्यादा फेवरेबल हो जाएगी जो उस चेंज को न्यूट्रलाइज कर सके। जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सपोज ए से बी फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होने पर हीट रिलीज हो रही है। आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। जो टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर कम होने की, सिस्टम क्या करेगा, उस बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा, और रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में तेजी से प्रोसीड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो कम करना है ना। तो रिएक्शन किधर फेवरेबल हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसी तरह से ली चैटलियर ने ये बताया कि अगर आप इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड सिस्टम में कोई चेंज करना चाहते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, तो सिस्टम उन सभी चेंजेस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा और इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, रिएक्शन या प्रोसेस उस डायरेक्शन में ज्यादा फेवरेबल होगा जिधर वो चेंजेस न्यूट्रलाइज हो सके। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आप बहुत गहरी नींद में अगर सो गए और आपको कोई कोशिश करे आपकी टांग पकड़ के उठाने की, उठो भाई, तो आप क्या करोगे, उसी टांग से धक्का देने की कोशिश करोगे, हटो। अगर कोई आपके हाथ पकड़ के उठाता है, उठते क्यों नहीं, तो आप क्या कोशिश करोगे, उसका हाथ अपने हाथ से छिड़कने की कोशिश करोगे। तो वही कुछ यहाँ पर इस तरह से सिस्टम्स में होता है कि अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है तो, और उसमें आप कोई चेंजेस लाना चाहते हो, तो इक्विलिब्रियम उन सभी चेंजेस को अपोज करेगा। इसमें पहला हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, ये जो आपके सामने ग्राफ दिखाई पड़ रहा है, इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। तो इक्विलिब्रियम पहले एस्टैब्लिश था, ये जो कंसंट्रेशंस आप देख रहे हैं कांस्टेंट हो गई है। ये ब्लू लाइन कांस्टेंट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेड लाइन कांस्टेंट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच आई कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दी। देखिए आपने क्या किया, हाइड्रोजन ऐड कर दी। तो हाइड्रोजन ऐड करते ही जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन था वो जल्दी से कंज्यूम होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। फिर जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो फर्दर डिकम्पोज होकर के रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कुछ समय बाद फिर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। लेकिन जनरली अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिसमें कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस अगर आप बढ़ाएंगे
तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई थी रिएक्टेंट्स की उसको आप बढ़ा रहे हो, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, जो कांस्टेंट कंसंट्रेशन है उनको कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। और वो कब होगा कि जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड किया है रिएक्टेंट्स का वो कंबाइन हो जाए, कंज्यूम हो जाए और फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। तो बहुत सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू ली-चैटेलर प्रिंसिपल, if we increase the concentration of reactant in the reaction mixture at equilibrium, then equilibrium will shift in forward direction and more amount of product will be formed. आप उल्टा भी कर सकते हो, आप रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट आपने ऐड कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फेवरेबल हो जाएगी और जो बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन था प्रोडक्ट का वो कंज्यूम होकर के फर्दर रिएक्टेंट्स में टूट जाएगा, रिएक्टर फिर कंबाइन होंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि रिएक्शन क्लोज वेसल में होगी तो कुछ समय बाद फिर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। ये बात रही आपसे कंसंट्रेशन की। दूसरा एक फैक्टर है जिसे टेम्परेचर की बात हम कर लें, तो एक बात आपकी समझ में आ गई कि अगर आप इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आप इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, रिएक्शन विल बी मोर फेवरेबल इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी फॉर्म। ठीक है, क्योंकि सिस्टम चाहेगा जो कंसंट्रेशन है वो कैसी रहे, कांस्टेंट रहे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए ये कोई रिएक्शन हो रही है COG प्लस 3H2G, ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिस्कस कर रहे हैं हम। CH4G प्लस H2OG। तो आप ये देखिए इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं उसके कितने मोल्स हैं, देखिए 1 मोल तो CO है, 3 मोल्स कितने हाइड्रोजन के, टोटल मोल्स कितने 4 मोल्स। तो इस केमिकल रिएक्शन में 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट कितना बना, देखिए 1 मोल CH4 है, 1 मोल H2O है, कितना बन रहा है 2 मोल्स। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ज्यादा मोल ऑफ रिएक्टेंट से कम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो ऐसे केस में प्रेशर इंक्रीज करने पर, ऐसे केस में प्रेशर इंक्रीज करने पर जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कोई बच्चा जो है 4 ट्यूशंस पढ़ रहा है और वो केवल 2 सब्जेक्ट में पास हो रहा है, तो माँ बाप क्या करेंगे, गार्जियंस क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, जिससे कि बच्चा जो है और ज्यादा सब्जेक्ट में पास हो जाए। तो वही कुछ यहाँ पर इस तरह से हो रहा है कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ज्यादा मोल ऑफ रिएक्टेंट से कम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं तो वहां प्रेशर बढ़ाने का फायदा मिलता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो 4 ट्यूशंस पढ़ रहे हैं लेकिन पास 2 में हो रहे हैं, उनके गार्जियंस की मजबूरी है, वो प्रेशर जब बढ़ाएंगे तभी जो रिजल्ट है, जो प्रोडक्ट है वो अच्छा आएगा, ज्यादा आएगा। तो ऐसे केस में जिसमें ज्यादा मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रेशर बढ़ाने पर ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा और इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। एक इक्वेशन में और देखिए यहाँ पर लिख रहा हूं आपके सामने, 2NH3G रिवर्सिबल N2G प्लस 3H2G। यहां आप देख सकते हो कितने मोल्स हैं रिएक्टेंट्स के, 2 मोल्स, और प्रोडक्ट से कितने, देखिए 1 मोल डाई नाइट्रोजन है और 3 मोल्स डाई हाइड्रोजन है, तो कितने बन रहा है 4 मोल्स। कुछ बच्चे होते हैं हाँ जो 2 ट्यूशंस पढ़ते हैं और 4 में पास हो जाते हैं, 2 में अपने आप मेहनत कर लेते हैं, तो उनके माँ बाप उन पे प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे। और अगर ऐसे बच्चों पे प्रेशर बढ़ाया जाएगा
तो उसका अपोजिट इम्पैक्ट आता है। ऐसे केस में अगर आप प्रेशर कम करोगे बच्चे पे तो अच्छा है, प्रेशर जब डिक्रीज करोगे तब वो हो सकता है एक ट्यूशन नॉन छोड़ दें और उसमें भी पास हो जाएं। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं तो प्रेशर कम करने पर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म। आप कम कर रहे हो ना बेटा। अगर कोई बच्चा 2 ट्यूशन पढ़ रहा है और 4 में अपने आप पास हो जा रहा है वो, तो उसके माँ बाप से प्रेशर बनाएंगे उसको तो और रिलैक्स करो, आराम से पढ़ बेटा, है ना। तो वो बच्चा जो है और अच्छा प्रोडक्ट देगा, बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर के आएगा। तो ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हो तो उस केमिकल रिएक्शन में हम प्रेशर जब कम करेंगे तब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ऐसे बच्चों को प्रेशर नहीं बढ़ाया जाता जो खुद से पढ़ते हैं, उनको तो जितना रिलैक्स कर दिया जाए, तुम अच्छे से पढ़ो, आराम से पढ़ो, वो अच्छा रहता है। ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होती हैं, देखो ये वाली 2HIG रिवर्सिबल H2G प्लस I2G। आप देखिए यहां पर कितने मोल्स हैं रिएक्टेंट्स के, 2 मोल्स हैं, और प्रोडक्ट्स के कितने, 1 मोल H2 के 1 मोल I2 का, कितने हो गए, 2 मोल्स प्रोडक्ट्स के बन रहे हैं। 2 मोल रिएक्टेंट्स के, 2 मोल्स प्रोडक्ट्स के बन रहे रिएक्शन में। ऐसे बच्चे होते हैं चिकने खड़े, उन पे ना प्रेशर बढ़ाने का कोई फर्क पड़ने वाला है ना प्रेशर कम करने का कोई फर्क पड़ने वाला है। जैसे आप लोग हैं 11 महीने की क्लास में, आपको मालूम है 11 तो रेस्ट ईयर है, पूरे 11 महीने पढ़ेंगे तब भी नंबर 70 में से 50 आने, और आखिरी के अगर 2 महीने 3 महीने भी लग के मेहनत कर ली तो भी 45 आ जाएंगे। तो 5 नंबर के लिए कोई ज्यादा नहीं सोचता, कहते रहो कह रहे हो यार, हमसे क्या मतलब, हमें मालूम है हमें 50 नंबर चाहिए, मिल जाएंगे आपको, आप हमसे 12 मत क्या करो। 11th के बच्चे तो वैसे ही बहुत स्मार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये स्मार्ट वाले बच्चे हैं, जिस स्मार्ट वाली रिएक्शंस हैं जिनमें इक्वल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से इक्वल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो ऐसे रिएक्शंस में, ऐसे केसेस में ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ना तो उन पर प्रेशर बढ़ाने का कोई फर्क पड़ेगा ना प्रेशर कम करने का कोई फर्क पड़ेगा। आप कितने डांटते रहो, हमने तो आखिरी के 3 महीने पढ़ने हैं, है ना। और आप बिल्कुल मत बोलो, तभी वो अपने 3 महीने आखिर में पढ़ करके, आपने 10th में ऐसे ही किया है सब बच्चों ने, आखिरी के 3 महीने मेहनत कर ली और बना लिए 97 95 82 83 84, है ना। वैसे भी इतने ही बनाते हैं। तो ये चिकने खड़े बच्चे रे बच्चे। ठीक है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए ली चैटलर प्रिंसिपल का। हुआ क्या, एक स्टार्टिंग में जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो पीटीएम, फर्स्ट पीटीएम थी मेरी जिसको मैंने अटेंड किया एज ए क्लास टीचर। तो उसमें क्या हुआ, क्लास, हाँ क्लास 11 का मैं क्लास टीचर था, और जिस क्लास में बैठा हुआ था वहाँ पे क्लास 12 की एक जो बिटिया थी वो आ गई अपनी मम्मी के साथ, और उसकी मम्मी ने पूछा भाई सर ये कैसे पढ़ रही हैं। तो मैंने ये कहा भाई आप इसके मार्कशीट मुझे दिखाओ, इसका रिजल्ट मुझे दिखाओ कितने मार्क्स से लेकर आई है। तो उस क्लास 12 में जो बच्ची थी उसके मार्क्स थे 57 आउट ऑफ 70। बच्ची लेबोरियस थी, पढ़ने में अच्छी थी। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा देखिए ये जो बच्ची है ना, ये जो इसका पोटेंशियल है उसके हिसाब से मार्क्स लेकर के नहीं आई है, इस बच्ची के मार्क्स कम से कम ही 67 होने चाहिए थे। उसकी माँ मेरे पर बहुत बुरी तरह से गर्म हो गई, बोले आप कहना क्या चाहते हैं, मेरी बच्ची पढ़ती नहीं है। मैंने कहा हाँ जो इसका पोटेंशियल है उस हिसाब से मार्क्स नहीं है, पढ़ नहीं रही है ये, कम टाइम दे रही है। उन्होंने क्या किया, बिटिया का फेस आगे कर दिया, देखिए ये रात के 2 2 3 3 बजे तक पढ़ती है और इसकी आंखों के नीचे देखिए काले काले गड्ढे हो गए हैं, और आप कह रही हैं पढ़ती नहीं है। मैं रात में 3 3 4 4 बजे से बुक्स लेकर के, कॉपीज लेकर के छीन के रखती हूँ कि भाई अब पढ़ना बंद कर दो, और आप कह रहे हैं मेरी बच्ची पढ़ती नहीं है। खैर साहब, मैं जिस स्कूल में हूँ उसमें
फर्स्ट मेरी पीटीएम थी, मैंने कहा पता नहीं क्या दिक्कत है यार, मुझे डील करना नहीं आ रहा है। उसके बाद आता है क्लास 11 का एक मेरे क्लास का बच्चा अपने पापा के साथ, मैंने उसका रिपोर्ट कार्ड दिया, उसके थे केमिस्ट्री में 37 मार्क्स आउट ऑफ 70। अब मैं ये तो समझ चुका था कि मैंने यहाँ पे इस स्कूल के अंदर किसी बच्चे के गार्जियन से ये नहीं कह रहा कि ये नहीं पढ़ता है। मैंने क्या किया, उन्होंने पूछा भाई ये कुछ क्लास में बताते भी हैं, पढ़ते भी हैं, कैसे चल रहे हैं ये? हमारे यहाँ एक सर है, वो अगर उनसे कोई पूछता है कि बच्चा कैसे चल रहा है तो वो बच्चे को खड़ा करते हुए खड़े हो गए, चल के दिखाओ। तो फिलहाल मैंने ऐसा नहीं किया, तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा हाँ ये आउट ऑफ 70 37 मार्क्स हैं, क्लास 10 से 11 में जब बच्चा आता है थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है और ये कोप अप कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, अभी इनके मार्क्स मेरे हिसाब से अच्छे हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं। बोले इसका मतलब ये पढ़ता है? मैंने कहा हाँ सर पढ़ता है ही। बोले आपकी क्लास में आंसर करता ही है? मैंने कहा हाँ करता है। बोले कॉपी और किताबें लेकर के आता है क्लास में? मैंने कहा हाँ लेके आता है। उन्होंने आस्तीनें चढ़ा ली। बोले मैंने कभी अपने बच्चे को घर में कॉपी किताब उठाते नहीं देखा और आप कह रहे मेरा बच्चा पढ़ता है। मैंने कह रही पता नहीं कैसा है, मैं फंस गया आज। ये किसी से कहो पढ़ता है तो वो उल्टा डांट देता है और किसी से अगर कहो नहीं पढ़ता है तो वो भी डांट देते हैं। खैर साहब, अब तीसरे गार्जियन आए। तीसरा बच्चा भी मेरे ही क्लास का था 11 का, और वो अपने बाबा जी के साथ आया था। मैं ये समझ चुका था कि अब जो है किसी से कुछ नहीं कहना है, पढ़ता है नहीं पढ़ता है। वो एक स्टिक लिए हुए थे, बड़े आराम से आके मेरे सामने बैठ के, बोले लगता है आप स्कूल में नए आए? मैंने कहा हाँ मेरा अभी मैंने ज्वाइन किया है। बोले इनका रिपोर्ट कार्ड? मैंने कहा हाँ ये रिपोर्ट कार्ड लीजिए। बहुत देर तक रिपोर्ट कार्ड देखते रहे, फिर मुंह उठाया, पूछा वो बताइए कैसे कर रहे हैं ये? मैंने कहा भाई ऐसा है। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा कुछ भी कहूंगा तो फिर पढ़ने वाली डांट। तो मैंने कहा ऐसा है कि रिपोर्ट कार्ड है ना, ये बच्चे की जो हार्ड वर्क है उसको रिफ्लेक्ट करता है, बच्चे का जो भी बच्चे ने किया होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो आप रिपोर्ट कार्ड देखो, उससे पता चल जाएगा बच्चा कैसा कर रहा है। फिर उन्होंने रिपोर्ट कार्ड में झांकना शुरू किया चश्मा उठा करके, बहुत देर तक देखते रहे। बोले फिर भी क्लास में कैसे रेस्पॉन्स करते हैं, पढ़ते पढ़ते हैं ये वो सब? मैंने कहा अब ये नहीं कहूंगा नहीं पढ़ता है, पढ़ता है। मैंने कहा देखिए ऐसा है, रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में, और रिपोर्ट कार्ड में सब कुछ मेंशन है किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेकर के आया है। जिससे मार्क्स ठीक है उसे पढ़ रहा है और जिसमें नहीं आया उसमें नहीं पढ़ रहा है। बोला अगर हमें रिपोर्ट कार्ड ही देखना होता तो हम यहाँ आते क्यों? और आपको यहाँ पे रख किसने लिया? अगर हमें रिपोर्ट कार्ड ही देखना होता तो हम घर पे नहीं देख लेते, यहाँ आने की क्या जरूरत है? तो ये बिल्कुल ली चैटली प्रिंसिपल बिल्कुल वैसा ही है। देखिए अगर किसी बच्चे को जो कि बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, ये वाला कम मोल से ज्यादा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहा है, तो उस बच्चे पे प्रेशर नहीं बढ़ाओगे। उस बच्चे की आंख के नीचे काले काले सर्किल नहीं आने चाहिए, वो खुद से इतना मेहनती बच्चा है, उसको प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई इस तरह का बच्चा हो, ज्यादा किसी रिएक्शन में ज्यादा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से कम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स बने, तो वहां प्रेशर फिर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और ये मैंने बता दिया, ये आप ही लोग हैं ढीठ, कितना ही डांट लो कितना ही समझा लो उतना ही करना जितना आपने मन में सोचा हुआ है। तो ये प्रेशर का इफेक्ट है। एक बात और यहाँ सीखेंगे, देखिए जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है ना। तो जो इम्पैक्ट प्रेशर का है उसका अपोजिट क्या होगा? वॉल्यूम का होगा। यानी कि अगर यहाँ पर आपके साथ वॉल्यूम का डिस्कशन किया जाए तो हम ऐसा बोलेंगे, अगर किसी रिएक्शन में 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, यानी कि ज्यादा मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से कम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो वॉल्यूम कम करने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। प्रेशर के टर्म में बोलते तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसी तरह से अगर किसी रिएक्शन में जिसमें कि कम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो प्रेशर कम करने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ था और ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा था। लेकिन अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे, है ना, ऐसे केस में अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे
तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। वॉल्यूम का इम्पैक्ट इन चिकने घड़ों पे ऐसे ही रहेगा जैसे पहले आपने बताया, चाहे आप वॉल्यूम कम कर लो या ज्यादा कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, तो ये जो आपसे डिस्कशन हुआ ये बात रही प्रेशर के बारे में। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की हम बात कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये बहुत आसान है, देखिए जैसे आपके सामने ये रिएक्शन दी हुई है, देखिए इसमें NO2 कंबाइन होकर N2O4G बना रहा है। रिएक्शन कैसी है, ये एक्सोथर्मिक है। कैसी है, आपको मालूम है डेल्टा H अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो आप उसे क्या कहोगे, और गुस्सा दिलाओगे? हाँ, तो जैसे इस रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसमें हीट बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है ना। तो ऐसे केस में अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो वहां टेम्परेचर बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वहां क्या करोगे, टेम्परेचर कम करोगे, तब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है जहां पे हीट एनर्जी की जरूरत है, वहां जब आप हीट देंगे तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वहां पर टेम्परेचर कम करने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है, जैसे आप ये बोल सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और CO2 बनाएगा। तो ऐसी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन भी आप सीखेंगे। जब भी हम लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करके डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम बनाते हैं, तो जो फर्नेस होती है उसमें कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रखते हैं कि ये जो CO2 है ये यहाँ से एस्केप कर, यहाँ पे ओपनिंग कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते, थोड़ा सा ओपनिंग छोड़ देते, जिससे कि जो CO2 बन रही है वो यहाँ से एस्केप कर जाए। क्योंकि अगर CO2 रिएक्शन मिक्सचर में रह गई तो फिर से कंबाइन होकर क्या बना देगा, CaCO3 बना देगा। आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्विक लाइम बने। तो जब आपने यहाँ से CO2 को ड्रॉप कर लिया, आउट कर लिया, तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के लिए दोबारा से क्या होगा, रिएक्शन तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, जल्दी से CO2 जो पहले था वो उतना पूरा हो जाए। वो तो काम पूरा होगा, वो तो एस्केप करता जा रहा है CO2। तो इसलिए इस तरह के रिएक्शन जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है उसके एप्लीकेशन हम इस तरह के जो एप्लीकेशन है वहां पे कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। देखिए अगर आप कैटलिस्ट के बारे में स्टडी करें कि कैटलिस्ट क्या करता है केमिकल रिएक्शन में, उसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखिए ये हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है। देखिए यहां पर हमने एनर्जी ले लिया है और यहां ले लिया हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन प्रोसीडिंग या रिएक्शन प्रोसेस। जब आप किसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट और की एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ये ग्राफ कुछ इस तरह से मिला करता है। इस ग्राफ में यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन है, ये जो कंसंट्रेशन है ये जो एनर्जी किसकी है, रिएक्टेंट की है। दिस इज द एनर्जी possessed by the reactant और दिस इज द एनर्जी possessed by the product, राइट। तो आप देख रहे हैं इस ग्राफ में अगर रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में तो रिएक्टेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करनी पड़ेगी
and that energy is called activation energy. अगर किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होगी तो वो रिएक्शन क्या होगा, जल्दी से फॉरवर्ड जल्दी से बैकवर्ड, यानी किसी भी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, वरना तो रिएक्शन तुम्हें कराने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही होती रहेगी। ठीक है, जल्दी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैरियर। क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी बैरियर। अगर रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो रिएक्टेंट्स को ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। और ओवरकम कैसे करेंगे, जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, इनके कोलिजन से जो एनर्जी रिलीज होती है, अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा हो जाती है, तभी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपसे क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि उनके कोलिजन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज नॉट इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल चेंज। लेकिन अगर आप उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर में इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस कर दो इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से, तब वो रिएक्शन हो जाती है। उस इलेक्ट्रिक स्पार्क का पर्पस क्या है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम करने में यूटिलाइज हो जाती है। लेकिन देखिए कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट ने क्या किया, ये कर दिया, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी था उसका अमाउंट क्या कर दिया, कम कर दिया, रिएक्शन का रूट बदल दिया। यानी कि जो अभी तक पैदल जा रहे थे वो अब एरोप्लेन में सवार हो गए, बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। जाना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ही है। कैटलिस्ट यूज कर लिया तो उसने क्या किया, रिएक्शन का रेट बढ़ा दिया। अच्छा, वापस आओगे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में, तब भी एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट क्या होगा, कम हो जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अल्टर में दोनों चीजें आ गई, वो रेट को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। हम जरा पॉजिटिव माइंड के लोग हैं तो हम कैटलिस्ट को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, और कभी भी निगेटिव कैटलिस्ट नहीं लिखा जाता आज की तारीख में। आजकल निगेटिव कैटलिस्ट के लिए पॉइजन यूज करते हैं। हाँ, पॉइजन वो सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शन के रेट को कम कर देते हैं, और कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। कभी भी कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, बट इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश सूनर। जो काम 12 घंटे में होता वो कैटलिस्ट यूज करने पर 12 मिनट में हो जाता है। कंपोजिशन, हाँ कैटलिस्ट बहुत एफिशिएंट होते हैं, आप इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो आप देखें एक सिंगल मॉलिक्यूल कैटलिस्ट का 1 मिलियन से ज्यादा रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकता है, तो हाईली एफिशिएंट होते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। तो कैटलिस्ट के बारे में ध्यान रखेंगे, कैटलिस्ट किस तरह से रिएक्शन को अल्टर करते हैं, दे चेंजेस द पाथ ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग, by lowering the required amount of activation energy for the chemical change। लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए कम हो गई, वैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए, बाय यूजिंग कैटलिस्ट। ठीक है, तो बस इतना काम हो जाएगा कैटलिस्ट यूज करने पर, इक्विलिब्रियम विल एस्टैब्लिश्ड सूनर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। बाकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की वही रहेंगी, केसी की वैल्यू वही रहेगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट चेंजेस द पाथ ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ केमिकल चेंज। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, कैन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए केमिकल रिएक्शन बी जीरो, नो। अगर ऐसा होता तो रिएक्शन करने की जरूरत क्यों पड़ती, वो तो अपने आप ही वही वो वाला हो जाता, अपने आप ही मैके में ससुराल में, मैके में ससुराल में पता नहीं चलता, यानी किसका मैका ससुराल बराबर बराबर है, वो चीज हो जाती। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। अगर किसी भी सिस्टम में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हैं,
और उस सिस्टम में आप इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस कर रहे हो। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये हमारे पास कुछ सिस्टम है जिसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके अमोनिया बना रहे हैं थ्रू हेवर्स प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ये हेवर्स प्रोसेस कहलाता है, अमोनिया का जो फॉर्मेशन है। और ये जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो गया तो जो कंसंट्रेशंस हैं नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की, अमोनिया की, वो इस रिएक्शन वेसल के अंदर कैसी हो गई? कांस्टेंट। अब आपने क्या किया, कोई भी इनर्ट गैस, मान लीजिए आपने हीलियम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दी, बाय कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बाय कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। तो देखिए इस रिएक्शन के लिए केपी कैसे लिखा करते हो आप? partial pressure of ammonia power 2 upon partial pressure of N2 power 1 partial pressure of hydrogen power 3। अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हो ये आप सभी को मालूम है। आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लेते हैं, PV इक्वल टू एनआरटी, तो N अपॉन V आर टी। टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, गैस के मोल्स में कोई चेंज नहीं किया, इनर्ट गैस ऐड की है बस। अगर पार्शियल प्रेशर अमोनिया का निकालने वाले हो तो अमोनिया के मोल्स में कोई ना चेंज हुआ, और वॉल्यूम कैसा रखा आपने? कांस्टेंट। वेरी गुड, कैसा रखा है? कांस्टेंट। तो क्या पार्शियल प्रेशर में कोई फर्क आएगा? यहाँ पर नहीं आएगा। और जब पार्शियल प्रेशर में फर्क नहीं आएगा तो केपी भी कैसा रहेगा? अनचेंज। यानी कि अगर आप किसी सिस्टम जिसमें कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है उसमें आप इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस कर रहे हो बाय कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अपोजिट, यानी कि अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट ना रखें, क्या कांस्टेंट रखें? प्रेशर कांस्टेंट रखें। क्या कांस्टेंट रखें? प्रेशर कांस्टेंट रखें। और इस वेसल के अंदर आप इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करो तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो 100% गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। ये फाइनल वॉल्यूम ये हो गया। मान लो आपने अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा और इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस की, तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के चक्कर में जो पिस्टन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और वॉल्यूम क्या होगा? चेंज हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो फैक्टर देखो, ये क्या हो गया? चेंज हो गया। और जब ये चेंज हो गया तो पार्शियल प्रेशर भी क्या हो गया? चेंज हो गया। यानी कि अगर आपने इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस की कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तब तो पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस किया बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, तो ऐसे केस में प्रेशर कांस्टेंट रखने के चक्कर में वॉल्यूम गैस का बढ़ जाएगा, वेसल का जो वॉल्यूम है बढ़ जाएगा, पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और वॉल्यूम चेंज तो मोलर कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? चेंज। और ये चेंज होते ही केपी या केसी की वैल्यू क्या होगी? चेंज हो जाएगी। 7.28 of exercise, 7.29 of exercise, and 7.30 of exercise, right? तो ये जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स का नंबर बताया, ये सभी ली चैटलियर प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन पर ही बेस्ड है। एक हम बहुत जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वी आर गोइंग टू डिस्कस 7.29 इन शॉर्ट। देखिए इस प्रॉब्लम में आपसे कहा जा रहा है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज करने की कोशिश करोगे तो इक्विलिब्रियम उसको, सिस्टम उसको अपोज करेगा और इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जो कि उस चेंज को कैंसिल आउट कर दे। तो अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखने के लिए हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? जल्दी से कंज्यूम हो जाएगा और इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर अमाउंट ऑफ मिथेनॉल विल बी फॉर्म।
तो अगर आपसे पूछा जा रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का क्या फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर, सो यू विल आंसर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। दूसरी बात देख लेते हैं, इस बार का एडिशन ऑफ मिथेनॉल, ये प्रोडक्ट है, क्या होगा, equilibrium will shift in backward direction and more amount of CO and H2 will be formed. Removal of CO, इसको कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा कि CO की जो कंसंट्रेशन कांस्टेंट थी वो उतनी बनी रहे, तो कहाँ होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जब होगा तब CO फॉर्म होगा और कंसंट्रेशन तभी कांस्टेंट रह पाएगी। तो अगर आप रिमूव कर रहे हो रिएक्टेंट को तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन and more amount of methanol will decompose. This will dissociate into CO and H2. Next is removal of methanol. क्या होगा, forward है ना, more amount of reactant will consume to form more amount of product. Equilibrium will shift in forward direction. देखिए इस प्रॉब्लम में हमसे ये कहा जा रहा है इस सिस्टम के अंदर ये वाटर है, लिक्विड वाटर, और ये लिक्विड वाटर जो है वो वेपर के साथ, यानी कि वाटर की जो वेपर्स हैं उनके साथ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इसका अगर हम Kp लिखेंगे तो क्या आएगा, वी राइट ओनली द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, ये तो हो जाएगा Kp, H2 लिक्विड कितना हो जाएगा 1। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आपने इसमें नियॉन गैस इंट्रोड्यूस कर दी, इस वेसल के अंदर आपने नियॉन गैस इंट्रोड्यूस की कांस्टेंट प्रेशर पर, तो इक्विलिब्रियम जो है, जो अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर है वो बढ़ेगा, वेसल के अंदर ये कम हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर आपने नियॉन गैस इंट्रोड्यूस में कर दी, तो आपसे जानना चाह रहे हैं जो वाटर का अमाउंट है कम हो जाएगा ज्यादा जाएगा। देखो मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया कि जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हो तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो और ज्यादा लिक्विड वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वाटर का जो अमाउंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको इंक्रीजेस डिक्रीजेस। तो जो वाटर का अमाउंट है, लिक्विड वाटर का जो अमाउंट है वेसल के अंदर, अगर आप नियॉन गैस कांस्टेंट प्रेशर पर इंट्रोड्यूस करोगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट रखने के चक्कर में बढ़ जाएगा।